आज मैं जी एडवांस 2014 में ग्रेविटेशन चैप्टर से आए हुए एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है। तुम क्वेश्चन को ठीक से देखो, उसे समझने की कोशिश करो और अगर तुम सॉल्व कर सकते हो तो उसे ट्राई करो। हालांकि क्वेश्चन की जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ी हाई है, इसलिए इजीली तो सॉल्व नहीं होगा। अगर तुम्हें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड नहीं आता है तो नहीं कर पाओगे। तो ट्राई करो और उसके बाद जो है तुम मेरा सॉल्यूशन देख सकते हो। तो सॉल्यूशन तुम अच्छे से देखना ताकि कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए और इस आइडिया का यूज, इस कॉन्सेप्ट का यूज तुम दूसरे क्वेश्चन में इजीली कर पाओ। तो ये रहा क्वेश्चन जिसे मैंने अपलोड किया है। तो क्वेश्चन में एक प्लेनेट दे रखा है जिसका रेडियस आर है। आर की वैल्यू अर्थ के रेडियस का 1/10 दे रखा है और अर्थ के रेडियस की वैल्यू 6 इंटू 10⁻6 दे रखी है। तो इसलिए प्लेनेट का जो रेडियस है वो हो जाएगा 6 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 10। मतलब अगर इसे सॉल्व करें तो रेडियस जो है प्लेनेट का वो आ जाएगा 6 इंटू 10⁵ मीटर। तो इस तरह से हमें प्लेनेट का रेडियस दे रखा है। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि इस प्लेनेट के सरफेस पर हम r/5 डेप्थ का एक गड्ढा खोदते हैं। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि हम एक थिक वायर इस वेल में इंसर्ट करते हैं। वायर की लेंथ उतनी ही है जितनी की वेल की डेप्थ है। मतलब वायर की जो लेंथ है वो r/5 है और इस वायर को सरफेस पर जो एंड है उस एंड को एक ऑब्जर्वर पकड़कर बैलेंस रखता है। तो तुम्हें ये बताना है कि ऑब्जर्वर को इस वायर को बैलेंस रखने के लिए कितना फोर्स लगाना होगा। अच्छा, क्वेश्चन में और अदर इंफॉर्मेशन दे रखा है कि जो प्लैनेट की डेंसिटी है वो अर्थ की डेंसिटी के इक्वल है, जबकि वायर की जो लीनियर मास डेंसिटी लेम्डा है वो दे रखा है 10⁻³ kg पर मीटर और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे रखा है और हमें ये पता लगाना है कि इस वायर को होल्ड करने के लिए, बैलेंस करने के लिए सरफेस पर जो ऑब्जर्वर है वो अपवर्ड फोर्स लगाएगा तो उसे कितना फोर्स लगाना होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जर्वर को वायर को होल्ड करने के लिए, बैलेंस करने के लिए उतना ही फोर्स लगाना होगा जितना कि वायर का वेट है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम वाली चीज क्या है वो देखो। तो नॉर्मली हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो m इंटू जी होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन उस प्लेनेट का। जैसे अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट होगा, उस ऑब्जेक्ट का मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो तुम्हारी टेंडेंसी क्या होगी कि तुम कहोगे कि भाई इस वायर का वेट तो हम इजीली निकाल सकते हैं, इसका मास और इस प्लेनेट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वायर का वेट आ जाएगा और जब वायर का वेट आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ऑब्जर्वर ने कितना फोर्स लगाया है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है और उस ट्विस्ट को तुम्हें समझना जरूरी है, तभी तुम उसके क्लाइमेक्स को भी समझ पाओगे। तो देखो ट्विस्ट क्या है। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट के वेट की बात करते हैं, अर्थ सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट के वेट की बात करते हैं, तो ध्यान रखो वहां पे जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो पॉइंट मास होता है। इतना छोटा होता है कि ऑब्जेक्ट का हर पार्ट सेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करता है। क्योंकि वो सेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करता है इसलिए हम इसके वेट को m इंटू जी रख सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर इस वायर को ध्यान से देखो, ये वायर पॉइंट मास नहीं है और इस वायर का जो हर पार्ट है सेंटर से अलग अलग डिस्टेंस पे है। वायर की टोटल लेंथ r/5 है। इसके जो पार्ट है वो प्लेनेट के डेप्थ में एग्जिस्ट कर रहे हैं और हमें पता है कि जैसे जैसे हम प्लेनेट की सरफेस से सेंटर की तरफ डेप्थ में जाएंगे, एक्सलेशन जो है, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन जो है वो कम होता जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वायर का जो हर पार्ट है वो प्लेनेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है अलग अलग डेप्थ पर। इसलिए इस वायर का इक्वल मास का हर स्मॉल पार्ट अलग अलग ग्रेविटेशनल एक्सलेशन एक्सपीरियंस करेगा। क्यों एक्सपीरियंस करेगा अलग अलग? क्योंकि ये प्लेनेट के अंदर अलग अलग डेप्थ पर है और हमें पता है कि प्लेनेट के अंदर जैसे जैसे हम डीपर जाते हैं एक्सलेशन, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन कम होता जाता है। तो इसलिए क्योंकि इस वायर का जो हर पार्ट है अलग अलग ग्रेविटेशनल एक्सलेशन एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इसके वेट को हम m इंटू जी नहीं लिख सकते। तो हमें क्या करना होगा, इसके हर छोटे छोटे पार्ट, इक्वल मास के हर छोटे छोटे पार्ट का वेट निकाल कर उसे ऐड करना होगा। क्योंकि मास तो इक्वल है लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सलेशन जी जो है वो इक्वल नहीं है, तो इसलिए हमें हर छोटे छोटे पार्ट का वेट निकाल के ऐड करना पड़ेगा। और यही प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। मतलब हमें इंटीग्रेट करके इसका वेट निकालना पड़ेगा। सिंपल नॉर्मली m इंटू जी करके निकालेंगे तो वो गलत होगा। तो इंटीग्रेशन से इसका वेट निकालेंगे तब वायर का वेट पता चलेगा और तब हमें फोर्स पता चलेगा। तो इस प्रोसेस में इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है जो हम यूज करते हैं, तो वो मैं बताता हूं। तो किसी भी प्लेनेट के अंदर एक सर्टेन डेप्थ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है g इंटू एक्स बाई आर, जहां g जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन है एट द सरफेस, इसको मैं gs लिख देता हूं, एस सब्सक्रिप्ट में है। इसका मतलब ये जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन है सरफेस का। x जो है सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस है और r जो है प्लैनेट का रेडियस है। तो प्लैनेट के अंदर किसी सर्टेन डेप्थ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन का फॉर्मूला होता है वो ये होता है और यही हमें यूज करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सपोज प्लैनेट के सेंटर से x डिस्टेंस पे एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंशियल पार्ट लेते हैं dx। ये dx इतना छोटा है, इस छोटे से पार्ट के लिए हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान सकते हैं क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो टेंड्स टू 0 है। तो इतनी छोटी सी लेंथ के लिए हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान सकते हैं। और ये जो एलिमेंटल पार्ट है इसका मास जो है dm है। तो सबसे पहले ये जो एलिमेंटल पार्ट है इसके पॉइंट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कितना होगा वो मैं निकालता हूं। तो ये फॉर्मूला यूज करता हूं। तो ये जो है एक सर्टेन डेप्थ पे है जिसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो x है, तो इसलिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा gs इंटू एक्स बाई आर, जहां पे gs जो है सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, x जो है प्लैनेट के सेंटर से इस पॉइंट जहां पे एलिमेंटल पार्ट एग्जिस्ट करता है उसकी डिस्टेंस है और r जो है प्लैनेट का रेडियस है। ये फॉर्मूला मैंने यूज किया। तो इस तरह से इस पॉइंट पे मुझे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पता चल गया। अब ये जो डिफरेंशियल पार्ट है, वेरी स्मॉल पार्ट है, इसका वेट कितना होगा तो उसे मैंने dw से दिखाया। तो इस छोटे से पार्ट का जो वेट होगा, इस छोटे से पार्ट का मास जिसे मैंने dm लिखा है, इनटू यहां पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब g डैश।
अब ये छोटे से पार्ट का जो मास dm है उसकी वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, तो जो ये छोटा सा पार्ट जिसकी लेंथ dx है उसका जो मास है उसको मैं लिख सकता हूं मास पर यूनिट लेंथ। लीनियर मास डेंसिटी दे रखा है मतलब मास पर यूनिट लेंथ, तो जो यूनिट लेंथ का मास है इनटू ये जो स्मॉल पार्ट है उसकी लेंथ dx, तो यूनिट लेंथ का मास इनटू स्मॉल पार्ट की लेंथ dx, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो स्मॉल लेंथ का पार्ट है उसका मास आ जाएगा। तो dm को मैं लैम्डा dx लिख सकता हूं, तो dm की जगह लैम्डा dx लिख दिया और g डैश की जगह gs इंटू एक्स बाई आर लिख दिया, तो ये स्मॉल पार्ट का वेट हो गया। अब हम वायर का वेट निकालने के लिए इंटीग्रेशन टेक्निक यूज करते हैं। वायर का जो टोटल वेट होगा वो ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट के वेट को ऐड करने से बनेगा। तो ऐसा छोटा छोटा पार्ट कहां से कहां तक होगा, तो वो इस एंड से इस एंड तक होगा। तो हम क्या कहते हैं कि एक छोटे से पार्ट का वेट और उसे इंटीग्रेट कर दो कहां से कहां तक, यहां से स्टार्ट होके ऐसा छोटा छोटा पार्ट क्योंकि यहां तक जाएगा तो यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन का एक एंड ये होगा दूसरा एंड ये होगा, तो हम कहते हैं कि एक छोटे पार्ट का जो वेट है उसको लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक एक एंड से दूसरे एंड तक इंटीग्रेट कर दो तो उससे हमें वेट मिल जाएगा। अब लोअर और अपर लिमिट क्या होगा, तो एक स्टेप के बाद वो तुम्हें पता चल जाएगा। तो क्योंकि इसमें जो डिफरेंशियल पार्ट है वो x के टर्म्स में है, मतलब इंटीग्रेशन जो होगा x के टर्म्स में होगा, तो क्योंकि x का मेजरमेंट सेंटर से हुआ है और हमें इस एंड से इस एंड तक इंटीग्रेट करना है तो सेंटर से हम दोनों एंड का डिस्टेंस ले लेते हैं। इस एंड की डिस्टेंस कम है तो ये लोअर लिमिट होगा, इस एंड की डिस्टेंस ज्यादा है तो ये अपर लिमिट होगा। तो जब हम इस एंड से इस एंड तक इंटीग्रेट करेंगे तो x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी होगी, तो ध्यान दो ये वाला जो लेंथ है तो ये वाला लेंथ होगा r माइनस आर बाई फाइव, मतलब r माइनस आर बाई फाइव हो जाएगा 4r/5, और इसी तरह से जो दूसरा एंड के लिए लेंथ होगा तो ये तो रेडियस ही है तो यहाँ पे r आ जाएगा। तो हम बोलते हैं जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे और x की वैल्यू जो है 4r/5 से r तक वेरी होगा। तो जो हमारा लोअर लिमिट है वो होगा 4r/5 और जो अपर लिमिट है वो होगा r, और इस तरह से जब हम इंटीग्रेट करेंगे इसे तो हमें इसका टोटल वेट आ जाएगा। तो अब हम इंटीग्रेट करते हैं। अब जो लैम्डा है सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है और ये जो कैपिटल आर प्लैनेट का रेडियस है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो उसको इंटीग्रेशन से मैंने बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन के अंदर बचा x dx, लोअर लिमिट 4r/5 और अपर लिमिट r लगा दिया। अब यहाँ पे एक और सिंप्लीफिकेशन का टर्म यूज करना पड़ेगा तो वो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल G इंटू एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जहाँ कैपिटल G जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल एम जो है प्लेनेट का मास है, उस प्लेनेट का जिसके सरफेस पे हम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं, आर जो है वो प्लेनेट का रेडियस है। अब इसे हम सिंप्लीफाई करके डेंसिटी के टर्म्स में लाना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में डेंसिटी दे रखा है तो हमें डेंसिटी के टर्म्स में ही ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यूज करना होगा, वो ज्यादा सिंपल होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लेनेट के मास को मैं लिख देता हूं प्लेनेट की डेंसिटी इनटू उसका वॉल्यूम, क्योंकि प्लेनेट स्फेरिकल शेप का होता है तो उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर से आर क्यूब कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आर बचेगा, तो सॉल्व करने पे मेरे पास ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन सरफेस पे आ जाएगा कैपिटल जी इंटू डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर। तो डेंसिटी के टर्म्स में ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आ गया।
अब लेमडा बाई कैपिटल आर को मैंने वैसे ही लिख दिया इनटू जो सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सलेशन है उसकी जगह मैंने ये एक्सप्रेशन लिख दिया, तो वो हो गया कैपिटल जी इंटू रो इंटू 4/3 पाई आर। एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर बाई टू लिख दिया और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में लिमिट पुट कर दिया, लोअर लिमिट 4r/5 और अपर लिमिट पुट कर दिया r। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आर कट जाएगा, तो यहाँ पर बाहर जो बचा हुआ एक्सप्रेशन होगा वो होगा 4/3 पाई इंटू कैपिटल जी इंटू रो इंटू लेमडा होल डिवाइडेड बाई टू। ये जो डिवाइडेड बाई टू है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन का जो डिवीजन था उसका टू है, जिसको मैंने बाहर निकाल के ले आया। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर से एक्स स्क्वायर बचेगा, लोअर लिमिट लगा दिया 4r/5 और अपर लिमिट है r। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं बाहर के एक्सप्रेशन को वैसे ही लिख देता हूँ 4/3 पाई जीरो लेमडा बाई टू इंटू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं लिमिट पुट कर देता हूँ। तो जब मैंने अपर लिमिट पुट किया एक्स की जगह पे तो वो हो गया आर स्क्वायर माइनस, और जब लोअर लिमिट पुट किया तो वो हो जाएगा 16r² बाई 25। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, क्योंकि प्लेनेट की डेंसिटी अर्थ की डेंसिटी के इक्वल है तो प्लेनेट की डेंसिटी की जगह अर्थ की डेंसिटी लिख दिया। लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन में 10⁻³ दे रखा है तो मैंने उसको लिख दिया, और बाकी एक्सप्रेशन 4/3 पाई जी वैसे ही लिखा मैंने डिवाइडेड बाई टू। तो टू को यहाँ 4 से काटा जा सकता था लेकिन मैं उसे कैंसिल नहीं करूंगा क्योंकि आगे सिंप्लीफिकेशन में हमें 4/3 पाई चाहिए होगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इन दोनों टर्म को अगर मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूं तो 25 माइनस 16 मतलब न्यूमरेटर में हो जाएगा 9r² डिवाइडेड बाई 25। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं सारे एक्सप्रेशन वैसे ही लिखता हूँ 4/3 पाई जी रो ई इंटू 10⁻³ इंटू 9/25 इंटू, क्योंकि प्लेनेट का जो रेडियस है वो दे रखा है अर्थ के रेडियस का 1/10 है मतलब re/10 है, तो r स्क्वायर की जगह re/10 का स्क्वायर लिख दिया। अब इसे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला एक्सप्रेशन वैसे ही आ जाएगा 4π/3 कैपिटल जी इंटू रो ई इंटू 10⁻³ इंटू 9 को मैंने यहाँ न्यूमरेटर में लिख दिया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 25 को मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिख दिया, इंटू यहाँ पर जो है आर ई का स्क्वायर है तो उसे आर ई इंटू आर ई लिख दिया, डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर तो 100 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में एक आर ई को इसके साथ ग्रुपिंग बना लेता हूं तो ये हो जाएगा 4/3 पाई जी रो ई इंटू आर ई। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर तुम ध्यान से यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला यहाँ अपीयर हो रहा है तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ ग्रेविटेशनल एक्सलेशन ऑन द अर्थ सरफेस, क्योंकि यहाँ पर जो भी पैरामीटर है वो अर्थ सरफेस के हैं या कांस्टेंट है, तो ये क्योंकि अर्थ सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सलेशन बन जाएगा तो इसलिए एक आर ई को मैंने इसके साथ ग्रुपिंग बना ली। और ये दूसरा आर ई अर्थ का रेडियस है जिसकी वैल्यू 6 इंटू 10⁻6 होती है, तो दूसरे आर ई की जगह पे मैंने 6 इंटू 10⁻6 लिख दी इंटू 10⁻³ और डिवाइडेड बाय 100, तो ये 100 इसके साथ सॉल्व होके 10⁻5 हो जाएगा इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 25। ये सारा एक्सप्रेशन आ गया। तो इस पूरे की जगह अर्थ सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सलेशन जी लिख दिया इंटू 10⁻6 और 10⁻5 सॉल्व होके 10 हो जाएंगे, इंटू बाकी जो नंबर्स हैं उसको वैसे ही लिख दिया 6 इंटू 9 होल डिवाइडेड बाय डिवीजन में 2 इंटू 25। क्वेश्चन में दे रखा है कि अर्थ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन 10 है तो इसकी जगह 10 लिख दिया, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा 10 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 25। और अगर मैं इसे अब सॉल्व कर दूं तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 1 2 से ये कट जाएगा और ये आ जाएगा मेरे पास 108 न्यूटन। तो इसका मतलब हुआ जो वायर का वेट है वो 108 न्यूटन है, और इसलिए इसे बैलेंस करने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो इस वायर के वेट के ही इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब फोर्स जो है ऑब्जर्वर को कितना लगाना पड़ेगा, 108 न्यूटन लगाना पड़ेगा। तो इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है बी इसका करेक्ट आंसर है।
तो होपफुली तुम्हें क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है, वीडियो तुम्हें पसंद आया है, तो तुम मेरे इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो भी मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ वो तुम तक रेगुलरली पहुंचते रहे और तुम्हारा जी एडवांस 12th 11th और जो नीट है उसका प्रिपरेशन अच्छे से होता रहे।